बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे जैसे वतन अजीज़ इस्तेहकाम की तरफ गामजन हो रहा है, वैसे वैसे मुल्क दुश्मन अनासर अपने मज़मूम मकासद की को हासिल करने के लिए दहशत गर्दी में इजाफा कर रहे हैं, जिसमें हमारे जवान, हमारे अफसरान, हमारे सिपाही, हमारे मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मुल्क दुश्मन अनासर जो मुल्क की तरक्की है उस पर रुकावट डालने के लिए गैर मुल्कियों को भी निशाना बना रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या कल ही हुआ जब ज़िला बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों को, जो कि 12 थे, जामे शहादत नोश किया। इन्हीं मुल्क दुश्मन अनासर को धूल चटाने के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। इसी तनाजुर में हम देखें तो मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और इस एपेक्स कमेटी में दहशत गर्दी से नबर्द आज़मा होने के लिए बहुत सारे इकदाम लेने के हवाले से बातचीत हुई है। बलूचिस्तान में जारी बदअमनी की जो लहर है वो काबिल तशवीश है और बलूचिस्तान में दहशत गर्द तंजीम जिनमें मजीद ब्रिगेड, BLA, BLP, BLF, BRA के ख़िलाफ़ जामे फ़ौजी ऑपरेशन यानी कि एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। सब जानते हैं नाजरीन के बलूचिस्तान जो है वो मादनी ज़खायर की सरजमीन है और पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें इस सूबे का बड़ा अहम किरदार है। इसी हवाले से बातचीत होगी और ये भी बात होगी कि जो दहशत गर्दी में मुलविस अनासर हैं जिसमें बैरूनी हाथ मुलविस है, ख़ास तौर पे भारतीय एजेंसी रॉ का, अफ़गानिस्तान एजेंसी का, वहाँ पर या अफ़गानिस्तान की जो वहाँ पर फितनउल खवारिज हैं उनका, उस हवाले से यकीनन जो शवाहिद पाकिस्तान मंजर-ए-आम पर ला रहा है उस हवाले से भी बातचीत हुई है। और हाँ, इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम को मुरतब कर चुके हैं पहले सेगमेंट पे कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन है इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बलूचिस्तान हुकूमत वहाँ के अवाम की महरूमियों को किस तरह एड्रेस करेगी और शोरिश और दहशत गर्दी में फ़र्क जानते हुए सूबाई हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपको वेलकम कहते हैं। शहजादा जुल्फ़िकार सीनियर सहाफ़ी कोयटा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजादा साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं सर। जाहिद साहब, एपेक्स कमेटी का मरकज़ी एजेंडा यकीनन पाकिस्तान की जो इंसदाद दहशत गर्दी है मुहिम को दोबारा एक्टिव करना है। ये वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है जब हम रोज़ाना की बुनियादों पर अपने जवानों को, फोर्सेस को नबर्द आज़मा होते हुए देखते हैं, दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन की बात की जा रही है कितनी इंपॉर्टेंट है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाजिया, थैंक यू फॉर द इनवाइट, आपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा शहरी या कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो इस वॉर ऑन टेरर या टेररिज्म या ये जो हाइब्रिड की एप्लीकेशन है उसका शिकार ना हो रहा हो। देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि क्यों मैं कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो बलूचिस्तान में बैठा हुआ है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ है या वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में बैठा हुआ है, जब वो इंफॉर्मेशन का एक अपने साथ लेकर हर वक्त इस टेलीफोन की सूरत में जो मॉडर्न वॉरफेयर है, ये सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल वॉरफेयर के थ्रू, एवरी पाकिस्तानी को ये सोच लेना चाहिए कि ही इज़ द टारगेट, हिज माइंड इज़ द टारगेट, हिज हार्ट इज़ द टारगेट, हिज सोल इज़ द टारगेट, हिज बॉडी इज़ द टारगेट। इन अ वे कि वो चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम है, जो आम शहरी है, उसका जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके ऊपर एतमाद उठ जाए कि ये मैं सिक्योर नहीं कर सकती, उनका स्टेट के ऊपर से उनकी जो उम्मीद है स्टेट के साथ वो उठ जाए कि स्टेट हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, हमारा फ्यूचर नहीं बना सकती। तो ये इस बात को मैं कर इसलिए रहा हूं कि हर पाकिस्तानी को पहले समझने की ज़रूरत है कि जो भी इस धरती के ऊपर रहता है वो टारगेट है दुश्मनों का, जो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। अब मैं आता हूं जो शोरिश इस वक्त चल रही है या जो एपेक्स कमेटी पे आपने जो कोहेजन की बात की है, देखिए अगर मैंने जब एक बात कर दी है कि बेसिक बात जो मैं कह रहा हूं कि जब हर पाकिस्तानी, हर शख्स इसका टारगेट है तो फिर हर पाकिस्तानी और हर शख्स ने इस मुल्क का और अपना दिफा करना है। सबसे पहले वो अपना दिफा करे, अपने सोच का, अपने दिल का, अपने दिमाग का दिफा करे, अपनी सराउंडिंग्स का दिफा करे, अपनी सोसाइटी का दिफा करे, अपने इलाके का दिफा करे, अपने बच्चों का, या जो भी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि उनको मालूम हो कि उनके बच्चे, उनकी औलाद किस चीज़ की वल्नरेबिलिटी है उनको। तो होल ऑफ ए नेशन अप्रोच में हर पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो हुकूमत में है, अपोजिशन में है, और पाकिस्तान में तो शाजिया देखें आज कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हुकूमत में ना हो, और जो आज कुछ
थोड़ी देर के लिए अगर वो फेडरल में अपोजिशन में है तो कल वो पावर में थी, सूबों में उनकी हुकूमत है, तमाम पार्टीज की हुकूमत है, तमाम रिलीजियस ग्रुप्स ऑलमोस्ट शेयर कर रहे हैं अथॉरिटी को। तो जो डेमोक्रेसी के साथ आपके पास पावर आती है, उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो साथ कैरी फॉरवर्ड होती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पूरी अवाम देख रही है कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। तो ये देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जैसे मैं पहले भी हमेशा कहता रहा हूं कि दहशत गर्द को तो फौज लड़ लेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ लेंगी, दहशत गर्दी को तो कौम ने लड़ना है, हमारी लीडरशिप ने लड़ना है, हमारी अवाम ने लड़ना है। तो ये वक्त की अहम जरूरत है, इसके बगैर हम कहीं भी नहीं जा रहे। हर चीज सही हो सकती है। मोस्टली हमारी जो टेररिज्म भी है या जो दहशत गर्दी भी है, ये हमारी मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस इसका मेन लीडिंग फैक्टर है। उसके अलावा फिर बहुत से फैक्टर्स इसके साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को गवर्न करने का तरीका सही कर लें, हम यकजहती के साथ आगे बढ़े, अपने जो छोटे से पॉलिटिकल इश्यूज है हमारे, टेम्परेरी हैं या परमानेंट जो भी है, इनको हम पॉलिटिकल प्रोसेसेस के थ्रू इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। उनको आप थोड़ी देर के लिए बलाए ताक रख लें और सिक्योरिटी और इकोनॉमी ये बड़ा रेलेवेंट आपने गवर्नेंस का सवाल उठाया है, इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। शहजादा जुल्फिकार साहब, ये जो बलूचिस्तान सूबा है, सब जानते हैं, रेकोडिक, सेंडेक्स, सोना, तांबा, मतलब माला माल है हमारी ये सूबा। यही वजह है कि दुश्मन जो है वो इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए हम मुख्तलिफ मतलब अदवार में इसमें इंसर्जेंसीज देखते हुए आ रहे हैं। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से कि अगर हम इकोनॉमी के लिए मेजर्स ले रहे हैं और सही ट्रैक पर लेकर आ गए तो हमें दहशतगर्दी का बहुत ज़्यादा चैलेंज नज़र आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं इन्होंने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात की है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है कि दहशतगर्दों से तो हमारी जो फोर्सेज हैं वो तो अपना लड़ लेंगे, लेकिन हुकूमत का काम क्या है? हुकूमत ने भी और कौम ने अगर लड़ना है तो कौम को आमादा कौन करेगा? वो हमारे जो सिविलियन सेटअप है, हमारे एमपीएज हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, सूबाई हुकूमत जो है वो लोगों का इतबार ले, लोगों का जो एक ट्रस्ट डेफिसिट वाला जो था, जिसको हमेशा से बलूचिस्तान को इग्नोर किया गया, बलूचिस्तान के लोगों को इग्नोर किया गया, तरक्याती अमल जो है वो बड़ा स्लो रहा है। और ये बदकिस्मती बलूचिस्तान की लोगों की है कि जो भी हुकूमत आई है वो हुकूमत बराए नाम तो उन्होंने तरक्की के दावे बहुत किए हैं, लेकिन आगे चलकर जो है ना, सूबाई हुकूमत की बात करो, वरना अदरवाइज मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल पार्टी को छोड़कर, जो 22 बंदे थे, मेजॉरिटी थी, अपनी पार्टी को छोड़कर उन्होंने डॉक्टर मालिक को कहा कि आप वजीर आला का मनसब संभालें, और 2.5 साल जो है, और उस वक्त जो है वो इस मूड में थे कि 2.5 साल से भी आगे चले, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब किसी हद तक बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, एक नेगोशिएशन का अमल वो आगे बढ़ा रहे थे और उनको वो एक मैंडेट दिया गया था। लेकिन जब उसके बाद हुकूमतें आ रही हैं और हुकूमतों ने कुछ नहीं किया। सही बात आपने की है सर। मसला यही है ना कि अगर दहशतगर्दी के जैसे संगीन मसले को हल करना है तो सबसे पहले तो जहनी हमांगी सूबों के साथ, विफाक के साथ और कौमी इत्तफाक राय होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं। जाहिद साहब से भी इस सवाल का जवाब लूँ। जाहिद साहब, अब यकीनन बड़े मेजर्स की बात की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन है उसके लिए तो बहुत सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जैसे कि कल मीटिंग में भी बात हुई है कि नेक्टा को एक्टिव किया जाएगा, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन हो गया या रिस्क असेसमेंट सेंटर हो गया, इन सब का क़याम है। ये कितनी ज़रूरी है ये तमाम चीज़ें? देखिए शाजिया, अगर हम रिसेंट पास्ट में जाएँ तो 2014 में जब पेशावर में APS का वाक़या हुआ तो आई थिंक एक अनप्रेसिडेंटेड यकजहती का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने, और उसके बीच में से ये कार्व आउट किया इन्होंने, नेक्टा का किया, नेशनल एक्शन प्लान बना, नेक्टा की अथॉरिटी बनी, लॉफेयर में बहुत सारा काम हुआ, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बने, मिलिट्री कोर्ट्स भी बने। देखिए, चीज़ों को जो थ्रेट को समझना है वो तो सारे समझ रहे हैं, इसकी जो सेंसिटिविटी है उसको भी सारे समझ रहे हैं, और हमारे पास ये इदारे मौजूद। देखिए, हमें पाकिस्तान को इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए और पाकिस्तानियों को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसने वॉर ऑन टेरर जीती हुई है, या उसने उसको एक
एक हद तक, काफी हद तक उस पर काबू पाया। ये तो एक नई शोरिश है जो अमेरिका के जाने के बाद, जब वो कैटिक अफगानिस्तान छोड़ के गए हैं और इंडिया की जो एप्लीकेशन अब यहाँ पर बड़ी है, एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना, तो उसके बीच में अभी ये एक नई शोरिश ने जन्म लिया। और ऑफ कोर्स जब टेररिज्म फॉर सेल होगा, जब फ्रेंचाइजेस मौजूद होंगी, तो इस तरह के एलिमेंट्स पाकिस्तान देखता रहेगा और ये प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हाइब्रिड वॉरफेयर लगेगा। तो जैसे आप नेक्टा और हम उसकी बात करें, तो देखें इदारे बन जाते हैं, हमारी समझ भी है सारी चीज। जो मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है, जो विल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स है, उसकी कमी नजर आती है। देखिए फौज ने जब ऑपरेशन करती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, तो क्लियर, होल्ड एंड बिल्ड का जो हमारा प्रोमिनेंट फार्मूला रहा है, तो एरियाज क्लियर भी है। देखिए आज कोई ऐसी बात नहीं है कि टेररिस्ट ने किसी इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया है जहां पे देयर इज नो रिट ऑफ द गवर्नमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो किसी भी जगह पर जाकर अपना एक्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने कोई इलाका नहीं कब्जा किया, वो आते हैं अफगानिस्तान से आते हैं या अंदर से छोटा सा ग्रुप इकट्ठा करते हैं, एबेटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो एक्शन करते हैं, अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी का वो पैसे लेते हैं और नेक्स्ट कार्रवाई के लिए वो अपने आप को अवेलेबल कर देते हैं। तो जिस सारे एलिमेंट्स यहां पर मौजूद हैं, अब क्लियर तो फौज कर लेती है। जो बिल्ड और होल्ड भी थोड़ा सा बेहतर हो जाए, लेकिन जो बिल्ड का है, जहां पे सोशो इकोनॉमिक फ्रॉन्ग ने जाना है, वहां अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ कि हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको शायद इसका अदराक नहीं होता, या हमारे गवर्नमेंट के जो बात की थी ना इस वक्त अभी आपसे कि इत्तेफाक राय होना विफाक के साथ, सूबों के साथ मुकम्मल कौमी हमआहंगी, यानी दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो कौमी हमआहंगी बहुत जरूरी है, वो हमें मिसिंग नजर आई थी। जी, मैं दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब हमने 2014 में एपीएस के बाद आपने देखा कि इधर एक पॉलिटिकल धरना भी चल रहा था और भी बहुत सारी चीजें थी, पॉलिटिकल अनरेस्ट था, तो उसको कॉल ऑफ किया गया। अपने मासूम बच्चों के खून के साथ पूरी कौम खड़ी हो गई और उस दर्द को हम आज तक देखें, आज तक हम महसूस करते हैं। और जो कौमें होती हैं, जो जिंदा कौमें होती हैं, या जिनके बीच में थोड़ी सी गैरत होती है, या जिनके बीच में एहसास होता है, और हम तो मुसलमान हैं, हमारा एहसास और गैरत का एक स्पेशल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तो वो अपनी जात को पीछे छोड़ देती है। देखिए आप सियासत करें, आप पॉलिटिक्स करें, आप अपने परसू करें, डेमोक्रेटिक जो खूबसूरत चीजें हैं उनको जरूर करें, तामीरी सियासत करें, लेकिन एक रेड लाइन है, रेड लाइन पे मैं खत्म हो जाती है, वहां से हम शुरू हो जाता है। जो रेड लाइन है उसके ऊपर आपकी जात खत्म हो जाती है, कौम और उम्मत शुरू हो जाती है, तो वो उसके ऊपर तो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, फेडरल को भी, सूबाई हुकूमत को भी, कि आपको अवाम ने वोट देकर भेज दिया, अब यही अवाम आपसे सवाल करते हैं कि वो हमें अमन दे दीजिए, हमारी इकोनॉमिक्स ठीक कीजिए, हमारी सिक्योरिटी ठीक कीजिए, और उसके लिए किसी के पास जाना पड़े, जो कंसेंसस है वो आपने डेवलप करना है। शहजादा जुल्फिकार, माजी में हमने देखा कि बात की गई कि जो असला फेंकेगा उसके साथ बातचीत की जाएगी, कोशिश भी की गई, मगर वो नतीजा खेज साबित नहीं हुई। जब दहशतगर्द जो है ये एक टर्म अलग है और नाराज बलोच एक टर्म अलग है, इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। ये जो दहशतगर्द हैं इनके साथ तो बिल्कुल है कि आप ये एग्रेसिव किस्म का ऑपरेशन होना चाहिए और यकीनन ऑपरेशन ही वक्त की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा काम भी किया जा रहा है कि हम वो जो नाराज़ बलोच भाई हमारे हैं वो स्ट्रीम लाइन में आए, हमारे साथ हर जगह उनको शामिल किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं तो यही बात कर रहा था, आपने वही वाली बात की जो मैं पहले वाली बात कर रहा था कि नाराज बलोच हम मान लेते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नाराज बलोच और दहशतगर्दों में फर्क करना चाहिए, ओके फाइन। अगर आपके नुक्ते नजर से नाराज बलोच है कौन? नाराज बलोच वो है, वो माँ है जो जाती है हॉस्पिटल जाती है तो ना दवाई है ना डॉक्टर्स मौजूद है। वो बाप नाराज है जो जब स्कूल जाता है वहाँ एक टीचर पूरे स्कूल को चला रहा होता है और वो जिस दिन उसकी छुट्टी होती है तो एक हफ्ते तक स्कूल बंद होता है। तो ये गवर्नेंस के इश्यूज जो है जो मुतासर हो रहे हैं गवर्नेंस से। लेकिन सर देखिए ना, बात वही है कि ये देखें मासूम शहरियों की जो जान लेते हैं वो नाराज बलोच तो नहीं हो सकते, वो तो दहशतगर्द हैं। ये BLA हो गए, BRA हो गए, BLF हो गए और अब मजीद ब्रिगेड, इनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है, वो वक्त का तकाजा है। और साथ साथ ये भी कि जो इन दहशतगर्द कार्रवाइयों में जहाँ से फंडिंग आती है उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं यही कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई है, दहशतगर्द नाराज बलोच हो नहीं सकते और दहशतगर्द नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो नाराज हैं आपके डेवलपमेंट के कामों में, जो करप्शन से जो मुतासर हो रहे हैं, जो आपके गवर्नेंस से मुतासर हो रहे हैं,
आपने उन पर तवज्जो देनी है नहीं देनी है। वो क्यों नाराज है? वो इसलिए नाराज है कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है। सर हम तो वही बात कर रहे हैं ना कि इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट चीजें रही हैं कि इन तमाम चीजों पर तवज्जो नहीं दी गई है। यही तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल पार्टीज आपको, और इसका फायदा सर, इसका फायदा जो है ना वो बाहर जो बैठी हुई कुव्वतें हैं, मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, वो इसका फायदा उठा रही हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी जो शहादतें हैं वो रायगा नहीं जानी चाहिए, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। आप लोगों को बताएं कि ये किस मकसद के लिए जो है वो शहीद हो रहे हैं, और जो मकसद लेके उसको आगे कौन चलेगा? वो एमपीए लेके चलेगा, मिनिस्टर लेके चलेगा, सूबाई हुकूमत लेके चलेगी। अगर अरबों रुपए 18 अमेंडमेंट के बाद आ रहा है, उसको जमीन पर खर्च होना चाहिए और लोग उसे मुतनफर ना हो। ये सिस्टम जो है, सिस्टम पे उनका इतबार होना चाहिए कि ये सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है। ये मेरा मकसद है। ये उसको जाहिद साहब, कल हो रहा है, वो स्पेस है। कल आर्मी चीफ साहब ने भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की कि सिक्योरिटी में रुकावट बनने वालों को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। ये दहशत गर्दों के लिए कितना सख्त पैगाम है? जी हाँ, देखिए ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज प्लान। वो सिपह सालार हैं, उनके लोग लड़ रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियाँ दे रही हैं। देखें पाकिस्तान की जो अफवाज है वो अपने सिपह सालार के हर हुक्म के मुताबिक उसकी स्पिरिट, उसका मोरल और उसकी इंटेंशन हर सिपाही का अज़्म बन जाती है। वो उसके ऊपर फिर अपनी जानो माल, अपना तन मन धन उस पर वार देता है। तो बड़े क्लियर उन्होंने लाइन खींच दी है कि हूसोएवर जो रोड़े अटकाएगा या जो हमारे इस अमन की कोशिश के बीच पे हाइल होने की कोशिश किया जाएगा, दे विल बी एलिमिनेटेड इन ऑल फील्ड्स, इन ऑल स्फीयर्स। तो आई थिंक ही इज़ वेरी क्लियर, और ऐसा होना भी चाहिए। जब आपकी लीडरशिप क्लियर होती है, जब इंटेंशंस उनकी नेक होती हैं, पाकिस्तान सेंट्रिक इंटेंशंस होती हैं, क्लियर होती हैं, तो फिर फौज भी लड़ती है। देखिए कुर्बानियां देना फौज का अज़्म रहा है। हमारा हौसले आज तक इतनी कुर्बानियों के बावजूद मैंने फौज के हौसले नीचे जाते हुए नहीं देखते। हमने खुद भी जब फौज के बीच में थे ऑपरेशंस किए हैं। अब हमारे बच्चे, हमने, माय सन इज आल्सो इन द मिलिट्री, इसी स्पिरिट के तहत हमने उसको फौज में भेजा कि ही शुड सर्व फॉर पाकिस्तान। और वो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी इंडिविजुअल इन पाकिस्तान आर्मी सेटिस्फाइड कि वो जो कर रहा है। जब ये डिटर्मिनेशन और विल शो हो जाती है लीडरशिप से, तो ऑपरेशंस या जो भी कार्रवाई होती है उसमें एक सख्ती आ जाती है। तो इंटेलिजेंस बेस्ड देखिए ऑपरेशंस हो रहे हैं, काइनेटिक ऑपरेशंस ने प्रिसीजन के साथ होना है बलूचिस्तान के अंदर, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। दोनों थ्रेट्स में थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पे ये जो हम पिछले डिस्कशन में अभी बातचीत कर रहे थे, नाराज़ बलोच, मैं ज़ाती तौर पे तो इस टर्म से इतना, मैं इसका आई एम नॉट अ फ्रेंड ऑफ दिस टर्म, कोई नाराज़ नहीं। देखिए डेप्रीवेशन है, गवर्नेंस के मसले देखें, बलूचिस्तान में भी गवर्नर्स के मसले हैं, तो पंजाब में, बाकी सूबों में भी गवर्नर्स के मसले हैं। ये नहीं है कि बाकी नौजवान या बाकी पाकिस्तान इतना तरक्की करके आगे चला गया कि जिधर जॉब सिक्योरिटी है। यहाँ पे देखें पाकिस्तान के पंजाब के बीच में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कच्चे के इलाके देख लें, सिंध में चले जाए, डेप्रीवेशन है। लेकिन हाँ, लेकिन वो बात ये है कि उनको कोई मिसलीड नहीं कर रहा। पंजाब में कोई शोरिश नहीं होगी, सिंध में कोई शोरिश नहीं हो रही, या खैबर पख्तूनख्वा में कई ऐसे इलाके हैं जहां आई मीन कि हमने तो देखा है जी फौज में रह के ऐसी ऐसी जगहों पर गए हैं कि जहां हम कहते हैं कि यार ये अगर आज मैं अगर F6 में या इस्लामाबाद में बैठा हूं तो उस बच्चे का भी इतना ही हक है जितना F6 में या इस्लामाबाद में बैठे हुए बच्चे का। लेकिन इनके जहनों को कोई खराब नहीं कर रहा। वहां बच्चों के जहनों को खराब किया जा रहा है, टारगेटेड, जहां पे इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, जहां पे इंडिया आ जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, तो वो दुश्मन है पाकिस्तान के, तो उनके खिलाफ ये जंग ने जाना। मैं शहजादा साहब यही बात पॉइंट आउट कर रही थी आपको कि वहां पर, जैसे मैंने आपसे कहा ना, शोरिश और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क है, और इस फर्क को समझकर हमें चलना होगा। ये जो ब्रेन वॉश किया गया, भी सरफराज बुगटी साहब सीएम बलूचिस्तान का भी एक बड़ा स्टेटमेंट कुछ दिन पहले भी था। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा मिसपरसेप्शन है, बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा है कि मिसिंग तो पूरे पाकिस्तान से और किसी भी वजह से हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इसी लाइन को टो करते रहें। बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी हुए हैं बलूचिस्तान में, बहुत ज़्यादा अच्छे काम हो भी रहे हैं। आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट है कि हमें दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। देखिए मैं फिर यही बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पर तवज्जो दे रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर गए थे, एक एरिया में गए थे और उन्होंने दानिश स्कूल का इफ्तिताह किया और कहा कि इसको 3 महीने के अंदर बनना चाहिए।
कर रहे हैं अपने तौर पर, वफाक कर रहे हैं अपने तौर पर, यहाँ के लोग भी कुछ करें ना। मेरा तो मकसद ये है कि कौन से ऐसे काम हो रहे हैं कि जिससे लोग सेटिस्फाई हों। सूबाई हुकूमत को, जो आपको पता है कि इस वक्त एक एमपीए को हमारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में कहीं नहीं है, एक एमपीए को 1.5 से 2 अरब रुपए मिलते हैं उसको डेवलपमेंट फंड, वो जिस तरह खर्च करे उसकी मर्जी, और उसका कुछ पूछना भी तो कुछ चाहिए कि ये फंड आपका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा फर्क है। वो एक मसला जो है वफाकी हुकूमत को भी यही मसला आता है कि वफाकी हुकूमत कहती है कि पैसे भी तो आपको मिल रहे हैं, काम करें आगे ना आप लोग, आप काम करें। जो सूबाई हुकूमतों का जो काम है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जहनों को, जहन साजी जो है अगर जो खराब कर रहा है उसको छोड़ दें। इस वक्त जो एमपी है वो अपने घर में, अपने गांव में, अपने हलके में जाके क्यों नहीं बैठता है? ये हमारे नौजवान बच्चों के जहन साजी को इस करे कि ये मुल्क आपका है, इस मुल्क की खातिर आपने काम करना है। ये आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपने खानदान को बर्बाद कर रहे हैं। उन पेरेंट्स को क्यों एड्रेस नहीं करते हैं कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएं कि उसके पर नजर रखे? वो क्यों किसी गलत सोसाइटी में जाके बैठते हैं? ये काम किसने करना है? मेरा मकसद है कि ये सूबाई हुकूमत का काम है, उसमें बैठे हुए लोग। मेरे ख्याल में अब जो पैगाम आर्मी चीफ साहब ने दिया शहजादा जुल्फिकार साहब की, जंग में हर पाकिस्तानी जो है वो सिपाही है, तो ये काम आपका भी है और मेरा भी है, और हम ये काम करें बजाय इसके कि हम ईद करते रहें। हम थोड़ा सा आगे चलें और ये तमाम चीज़ों को, माजी में गलतियां हुई हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपने दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पहले सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन तो बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहाँ सिक्योरिटी के हवाले से कल एपेक्स कमेटी में बात की, वहाँ पे इकॉनमी के हवाले से भी बड़ी बात की। इकॉनमी जो है वो बहुत सही ट्रैक पर आ चुकी है, लेकिन इकॉनमी में जो लूप होल्स हैं जिससे हमारी मईशत को नुकसान पहुँच रहा है, उस चीज़ों को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। शुगर मिल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, डिस्कस होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसा कि अब हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल एपेक्स कमेटी में ख़िताब किया था उसमें बड़ी अहम उन्होंने बात की, इकॉनमी के हवाले से बहुत सारे मेजर्स लेने के हवाले से बात की, जो अचीवमेंट होगी उस हवाले से भी बात की, लेकिन बड़ा रेलेवेंट पॉइंट उन्होंने उठाया जो कि एक आम आवाम से ताल्लुक़ रखता है, और वो है शुगर के हवाले से। शुगर मिल के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो माफिया है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो शुगर माफिया की जो लूट मार है और जो उनके डीलर्स हैं उनकी जीएसटी की जो 100% वसूली है उसको भी यकीनी बनाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें किस तरह होंगी, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैमरे नस्ब करने के हवाले से बात हो रही है, तो उससे क्या फ्रूटफुल नताइज हासिल होंगे, इसी पे डिबेट करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं मेहताब हैदर साहब, सर आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर ऑपरेशंस FBI डॉक्टर हामिद अतीक सरवर साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं हामिद साहब। मेहताब साहब, हम जब भी बात करते हैं और बड़ी अच्छा लगता है हमें ये बोलते हुए कि इकॉनमी इस वक्त बड़ी सही ट्रैक पे जा रही है, लेकिन इकॉनमी को बेहतर करने के लिए सिर्फ वही मेजर्स नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, बल्कि हमें अपना रेवेन्यू, हमारा अपना टैक्स कलेक्शन, हमारे वो लूप होल्स जो हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स में, स्पेशली वो वाले सेक्टर्स जिसका डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है वो एक आम आदमी के साथ है, जिसमें शुगर आ जाती है। ये शुगर मिल माफिया के हवाले से ज़रा थोड़ा मुझे बैकग्राउंड बताइएगा, क्योंकि चीनी आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई थी और प्राइम मिनिस्टर साहब अभी यही चाह रहे हैं कि चीनी की कीमतें किसी तरह ना बढ़े। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर इसका इशू ये है कि FBI के पास पावर्स हैं सेल्स टैक्स एक्ट की 40B के तहत, कि जिसके तहत वो जो शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में टोटल 80 के लगभग हैं, तो उनके ऊपर उनके ऑफिसर्स तैनात कर सकते हैं वो उनकी प्रोडक्शन को गेज करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए, और FBI ने उस सिलसिले में काम करना है। सर आपको उसके बारे में मज़ीद तफसील जो है वो बताएंगे। मैं इस पे ये समझता हूँ कि देखें, एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है कि जिसके तहत जो सिलेक्टेड सेक्टर्स हैं, जो मेजर रेवेन्यू स्पिनर्स हैं, उनकी प्रोडक्शन लाइन को चेक करने के लिए FBI ने वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, और ये तमाम शुगर मिल्स के ऊपर लगा हुआ है। अब देखना ये है कि क्या वो जो ट्रैक एंड ट्रेस है
वो इफेक्टिवली अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा, पिछले सालों में उसकी क्या सूरत हाल थी, इस दफ़ा जो है वो कैसे होगी। चूँकि उसकी वजह ये है कि अगर पिछले साल को आप देखें तो मेरे ख्याल में 6.7 बिलियन टन्स की शुगर थी टोटल, और अगर 18% GST उसके ऊपर लगाया जाए तो मेरा ख्याल ये है कि कोई 130 बिलियन से ज़्यादा का सेल्स टैक्स जो है वो इकट्ठा होना चाहिए था। लेकिन अगर FBR की कलेक्शन देखें तो वो उसके मुकाबले में कम है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। ये देखें, बुनियादी तौर पर एक आम आवाम के लिए जो शुगर है, वैसे तो उसका इस्तेमाल जो है लोगों को कम करना चाहिए, लेकिन आम जो आदमी है वो शुगर का इस्तेमाल करता है, तो ये बुनियादी उसके फूड जो नेसेसरी आइटम्स हैं उसके अंदर शामिल है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कम से कम हुकूमत का टैक्स बनता है वो हुकूमत हर सूरत में वसूल करे। उसके लिए 40B जो है वो इन्होंने कर लिया है, ट्रैक एंड ट्रेस को इफेक्टिवली उसको देखा जाए कि क्या वो तमाम जो बैग्स वहाँ से निकलते हैं क्या उन पे जो स्टैंप्स हैं वो लगी हुई हैं, और अगर किसी शुगर के बैग के ऊपर जो वहाँ से फैक्ट्री से निकल रहा है उसके ऊपर वो स्टैंप इंस्टॉल नहीं है तो फिर ये FBR की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ इन्फोर्समेंट का एक्शन ले। ठीक है, तो हामिद साहब, ये शुगर सेक्टर में जो सेल्स टैक्स की चोरी है उसके यकीनन जो वजूहात हैं वो आप बेहतर समझ सकते होंगे। जो टारगेट दिया गया उसको भी अचीव नहीं किया जा सका, तो क्या मसाइल रहे हैं? जी शुक्रिया बहुत बहुत। पहली बात तो ये है कि एक अच्छी बात ये है कि इस दफ़ा भी शुगर केन का जो क्रॉप है हमारी उसकी अंदाज़ा जो लगाया गया है, और इसके दोनों एक मार्च में आनी है और एक अब जो तैयार है ये पिछले साल के बराबर ही है। इसका मतलब ये है कि हम इस साल भी बम्पर क्रॉप जो है, यानी कम से कम भी हम 70 लाख टन चीनी जो है उसकी पैदावार की तवक्को कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने 5 लाख टन एक्सपोर्ट भी किया है, 10 लाख टन अभी भी पड़ी है। तो इसलिए सरप्लस शुगर के सालों में से हम गुजर रहे हैं, और इसमें उम्मीद यही है कि ना तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ना ही इसके अंदर कोई और प्रेशर इस तरह का आएगा हमारे पे कि ये शॉर्टेज हो उसकी। अब रह गई बात टैक्स की, तो पिछले साल हमने इनसे तकरीबन 105 अरब रुपया टैक्स जो है वो वसूल किया है, और इस दफ़ा हमारा अंदाज़ा और टारगेट ये है कि हम 130 से 140 अरब रुपये तक टैक्स लेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर ने जैसे आपने कहा एपेक्स कमेटी में ख़ास तौर पे ये जो सारी इस वक्त 82 शुगर मिलें हैं उनमें से 79 कल से क्रशिंग शुरू कर रही हैं, तो इस पर मल्टी प्रोंग्ड अब ये इंतजामात किए गए हैं। एक तो जो ट्रैक एंड ट्रेस की जिस तरह से मेहताब साहब ने बात की है वो आगे थोड़ा सा मैनुअल था, लेकिन अब उसमें हमने हॉपर सोल्यूशन एक लगाया है जो कि 100% उसको काउंटिंग को कर देता है, यानी जहाँ पे चीनी भरी जाती है वहाँ पे स्टैंपिंग और स्टैंप एक्टिवेट हो रही है। दूसरा, हमने उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग उस पर की है, और उसको हमने एक डिजिटल आई नामी जो एक सॉफ्टवेयर ख़रीदा है उससे हम उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। तीसरे दर्जे पे हमने हर मिल में तकरीबन 9 लोगों की पोस्टिंग की है जो 3 शिफ्टों में वहाँ बैठेंगे और वहाँ पे ये गिनने का काम करेंगे, और हमारी एक ऐप के ऊपर वो उसको डेली बेसिस पे रिपोर्ट करेंगे, और हम उनको हर हफ्ते, चेयरमैन FBR ने कहा है कि उनको चेंज करें लोगों को, ताकि ये 3 तो इकदाम हमारे हैं, लेकिन 2 इसमें प्राइम मिनिस्टर ने FIA को और IB को भी कहा है कि वो भी इसकी निगरानी करें। सो आज उनके साथ भी हम मिल के बैठे हैं और वो उनको कहा है कि हमारे से वो बताए बगैर हमारी निगरानी भी करें और उसके साथ शुगर मिलों की निगरानी भी करें। और इसके साथ साथ पंजाब में केन कमिश्नर और DCs जो हैं उनको पंजाब गवर्नमेंट ने अलग से टारगेट भी दे दिए, और मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट में भी इसी तरह की एफर्ट जारी है। तो ये 7-8 मतलब शुगर इस वक्त बिल्कुल मरकज़ में है निगाह के, और मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा ज़्यादा टैक्स चोरी हो सकेगी। ठीक है, तो सर मेहताब साहब, ये जो शुगर माफिया की लूट मार ख़त्म करने के लिए जो फौरी एक्शन की बात की जा रही है, तो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती हैं? कौन से रैपिड ऐसे एक्शन होने चाहिए, क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो डॉक्टर साहब ने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, अगर इनको इफेक्टिवली FBR जो है वो करे, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो, फिर ट्रैक एंड ट्रेस, और जिस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग की ये बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे चोरी में जो टैक्स की चोरी है उसमें खासी कमी जो है वो वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा मैं समझता हूँ एक और अभी हाल है, और उस पर भी FBR को जो है वो काम करने की ज़रूरत है। अगर इन तमाम इक़दामात के बावजूद कुछ ऐसे शुगर बैग्स मार्केट में नज़र आते हैं कि जिनके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस की वो जो स्टैंप है वो इंस्टॉल नहीं है, तो मार्केट के अंदर भी जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। मैं इसी की मिसाल में आपको सिगरेट की मिसाल दूंगा।
अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान में अभी तो आप शुगर की बात कर रही हैं जी। जो सिगरेट है, सिगरेट के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो टैक्स चोरी जो है वो उसके अंदर है, और उसका भी यही हाल है कि जिन सिगरेट्स के डब्बियों के ऊपर, लेकिन वो तो बड़ा रिटेल स्टेज के ऊपर एफबीआर को जाना पड़ेगा और अपना जो इन्फोर्समेंट है उसको बड़ा मजबूत करना पड़ेगा और उसके खिलाफ जो है वो मेजर तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा। उसमें भी ये है कि अगर किसी सिगरेट की डब्बी के ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस की स्टैंप मौजूद नहीं है तो उसको सीज किया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है। तो इस तरह के जो रिटेल स्टेज के ऊपर हैं उसके ऊपर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। यही तरीका जो है वो शुगर में भी कारगर साबित हो सकता है। ठीक है हामिद साहब, अब ये जो कैमरे नस्ब करने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है कि शुगर मिल्स की प्रोडक्शन और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जो है वो उस पर नज़र रखी जाएगी और इससे कीमतों में भी एक बैलेंस नज़र आएगा, साथ साथ सेल्स टैक्स को के हवाले से भी बोला यकीनी बनाया जाएगा। आप मेहताब साहब ने जब बात की है कि एफबीआर को इन्फोर्समेंट जो है वो उस को करना चाहिए, इस पर एक्टिवली इसको अमल करे, आप क्या समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों में किसी किस्म की रुकावट होती है आप लोगों को? जी नहीं, हमें किसी किस्म की रुकावट भी नहीं होती है और इसमें पिछले साल के नंबर्स भी जब मैं देखता हूँ और उसके साथ जो इंडस्ट्रीज़ की और स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक टैक्स चोरी का जो है रुझान जो है पिछले 1-2 साल से कम हुआ है। लेकिन ये है कि जो सारे जो जिसको माफिया वगैरह कहते हैं वो शुगर की कीमतों का उतार चढ़ाव है, जिससे हमेशा जो है गवर्नमेंट और हम लोग खौफजदा रहते हैं कि जी ये माफिया मिल के कीमतों को मसनूई तौर पे ऊपर नीचे ना करे। अदरवाइज़ मेरे ख़्याल में हमारे जो इक़दामात हैं और जिस तरह का सेटअप है हमारे पास इस वक्त हमने लगाया हुआ है, इसमें अब इतनी तरफ से इनके ऊपर तवज्जो है कि प्रोडक्शन की हद तक तो हम बिल्कुल श्योर हैं कि जी इसमें कुछ नहीं। और इसमें आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये शुगर इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसको किसी आम गोदाम में स्टोर किया जा सके। सो ये जब ऊपर स्टैक लग जाते हैं तो नीचे वाली सॉलिड होना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ ज़्यादातर शुगर जो है वो बनने के बाद वहीं पे शुगर मिल के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल गोडाउन में पड़ी होती है, जिसको हम हर महीने विज़िट करके उसको देखते हैं और उसका ट्रैक एंड ट्रेस भी हम रखेंगे। अलबत्ता इसकी कंज्यूमर तक पहुंचने की हम ट्रैक एंड ट्रेस का वहाँ लॉस होता है। यहाँ ये 50 किलो की बोरी के ऊपर स्टैंप लगी हुई है, लेकिन लोगों को ये 1 किलो 2 किलो और 5 किलो के बैग में मिलती है, उसमें स्टैंपिंग नहीं होती है। और वहाँ पे जो सारी गेमिंग इसमें प्राइस की होती है वो ज़रा इस एक्स मिल होती है, मिल की हद तक, और मिल से गोडाउन की मूवमेंट जो है वो पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में और नज़र में। लेकिन आमिर साहब, माजरत के साथ कि एफबीआर की कारकर्दगी पर सवाल तोड़ते हुए मेहताब साहब ने भी इशारे कनाइयों में बात करी दी है कि जी इफेक्टिवली अमल नहीं हो पाता, उसकी मॉनिटरिंग सही नहीं हो पाती, उसके बारे में तो ज़रूर आपसे सवाल बनता है सर। जी वो सही है, आप हर आदमी को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन ये यकीन रखें कि पाकिस्तान में जिस तरह से पिछले साल हमने 9,300 अरब रुपए का टारगेट किया और इस साल हम 12,913 अरब रुपए के टारगेट के पीछे जा रहे हैं, तो इससे बड़ा इदारा कोई भी नहीं। सूबों की हुकूमतें जो हैं तमाम तर फोर्स के बावजूद जो है 300 अरब जो आपको सिंध से आ जाएगा, 300 अरब पंजाब से आ जाएगा, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करते हैं। हमें ख़राबियाँ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन ये है कि ये एफ़र्ट को मामूली नहीं है, हमसे गलतियाँ भी होती हैं। चेयरमैन ने इंटेग्रिटी के ऊपर जो है अभी आपने रिसेंटली देखा होगा इसी महीने में तकरीबन मेरे ख्याल 200 तबादले किए हैं, और जो लोग के मतलब ज़रा सी भी शिकायत मिली है उनको निकाल के बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। तो ये नहीं है कि हम एक अपने खुद जायज़ा लेते रहते हैं, और ज़रूर है कि हम पूरी इकॉनमी जो है चूँकि इनफॉर्मल है तो इस वजह से शायद पूरे हाथ हम नहीं पहुँच सकते हमारे, लेकिन अपनी सी कोशिश ज़रूर है। और हम पिछले 5-10 साल से गवर्नमेंट को मुकम्मल सपोर्ट टैक्सेस की जितनी भी है, सबसे बड़ा इदारा, और सूबों की 60% तो हम सूबों को इकट्ठा करके देते हैं, तो सूबों की हुकूमतों को भी सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू हमारा ही है। अच्छा मेहताब साहब, जब हम बात करते हैं, जब किसी चीज़ का भी जो कोई माफिया होता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाने चाहिए, बड़े मुतहर्रिक हो जाते हैं। उस वक्त तो शुगर केयर क्रशिंग सीज़न शुरू हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा सख्त अहकामात भी जारी कर दिए हैं। क्या सियासी आपको लगता है, या आप ये कह लें कि किस किस्म की सरपरस्ती ये शुगर माफिया वालों को हासिल होती है? देखें, बुनियादी तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो शुगर इंडस्ट्री है इट्स ए पॉलिटिकल इंडस्ट्री। वहाँ पे मसाइल हैं और माजी में ये मसाइल ज़्यादा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो वहाँ पे ये डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो एक्स मिल प्राइस है वहाँ पे ये जो है ना इसका अमल दखल ज़्यादा होता है।
और इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं, मैं आपको हवाला दूंगा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उनकी रिपोर्ट्स जो है वो मौजूद हैं कि किस तरह से अलाइडली ये गठजोड़ करके प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। उसमें जो मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि अगर पिछले साल भी जब शुगर को इजाज़त दी गई कि आप इसको एक्सपोर्ट करें, तो साथ ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि ये उनके साथ किया जाए, हुकूमत करती है, लेकिन इसको प्रॉपरली इंश्योर किया जाए कि डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो नहीं बढ़ेंगी। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि सरप्लस है इस साल भी शुगर केन की प्रोडक्शन, और जैसे ही ये क्रशिंग सीजन शुरू होगा तो ये जो प्राइसेस की मैनिपुलेशन का काम है, खासकर रिटेल के ऊपर और होल सेल के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। एक तो टैक्स के हवाले से मैं इनकी बात मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको जो है वो वहाँ पे अपना इफेक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। और मैं साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी इस तरह के इकदाम किए हैं कि वो गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन अल्टीमेटली फिर कोर्ट्स के अंदर मामला आ जाता है, वहाँ से स्टे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, फिर वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलते रहते हैं। तो ये वो बुनियादी बातें हैं जिनको रिजॉल्व करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो सर अब क्योंकि हम ये भी चीज़ देखते हैं हामिद साहब के, ये जो शुगर माफिया होते हैं ये चोरी छुपे किसानों से भी बहुत सस्ता गन्ना वगैरह ले लेते हैं, बहुत सारे मसले हैं, मतलब उनके कच्चे पक्के अकाउंट्स भी होते हैं, मतलब वो डील खाते, डबल खांचे, कुछ इस तरह की टर्म्स जो यूज़ की जाती हैं शुगर माफिया जो करते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या एफबीआर करेगी? बुनियादी तौर पे गन्ने की जो है सपोर्ट प्राइस या मिनिमम जो इंडिकेटिव प्राइस है ये देना सूबाई हुकूमतों का काम है। तो इसमें एफबीआर चूँकि वफाकी इदारा है तो इसमें ये गन्ने की ख़रीद फ़रोख्त जो है ये हमारी दायरा कार से बाहर आती है। लेकिन हमेशा जब भी सरप्लस फसल होती है और जब भी सरप्लस चीनी में जाते हैं तो मैनिपुलेशन जो है, किसान की मैनिपुलेशन आसान हो जाती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमतें और केन कमिश्नर्स जो हैं वो इन चीज़ों को समझते हुए आगे आएंगे और कल से जब ये क्रशिंग सीज़न शुरू हो रहा है उनकी निगरानी में जब ये सारी जो है सही कीमत जो है वो मिल सकेगी किसानों को। लेकिन आपने ये याद रखना है कि शुगर माफिया या जो भी आप इसको नाम ले लें, ये जो है तब ऑपरेट करता है जब कहीं हमारे पास शॉर्टेज होती है। जैसे 2020 में हमारी सिर्फ 48 लाख टन हुई थी हमारी, तो उसके वक्त जो है बेतहाशा मैनिपुलेशन का शिकार हुए। लेकिन गवर्नमेंट को मैनिपुलेट उस वक्त और प्राइस को मैनिपुलेशन उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब ये सरप्लस में होते हैं। और सरप्लस में पहली कोशिश ये होती है कि ये एक्सपोर्ट कर दिया जाए, उससे शॉर्टेज क्रिएट होती है और उससे फिर कीमत बढ़ सकती है। लेकिन पिछली इस हुकूमत ने बड़ा अच्छा ये काम किया कि 10 लाख टन से स्टॉक्स नहीं गिरने दिए। एक्सपोर्ट हुई है और उससे डॉलर्स भी आए हैं हमारे पास, लेकिन हमने देखा है कि जब तक 10 लाख टन का स्टॉक मौजूद रहता है मिलों में उस वक्त तक कीमतें जो हैं वो इस तरह से नहीं गेम नहीं होती उनमें। इस वजह से इस साल भी अब 10 ये है, 70 और आ जाएगी या हो सकता है 75 और 80 भी हो। तो इतनी सरप्लस में हम इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इस साल के आखिर में एक्सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट अगर 10 लाख टन के ज़खायर यकीनी रखती है हर वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि कंज्यूमर प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर इस दफ़ा आएगा। ठीक है, तो सर मेहताब साहब किस तरह अब ये क्या जो इकदाम लिए जा रहे हैं, जो अहकामात दिए जा रहे हैं, जितना इस मैकेनिज़्म को तेज़ करने की बात की जा रही है, क्या चीनी का जो प्रॉब्लम है, जो शुगर माफिया है, ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है? देखें, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जब सरप्लस किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी हो, मार्केट के अंदर वो सरप्लस में हो, जैसे कि 1 मिलियन हमारे पास मौजूद है और नया क्रशिंग सीज़न जो है वो शुरू हो रहा है। बुनियादी बात ये है कि अगर आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी है, एक्सपोर्ट की इजाज़त दें, डॉलर्स कमाएं, लेकिन उनको डोमेस्टिक मार्केट को मैनिपुलेट करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उन्हें ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक शॉर्टेज क्रिएट की जाए और उसको फिर एक्सप्लॉइट जो है वो किया जाए। और इसी तरह जब कोई किसी चीज़ की प्रोडक्शन कम होती है तो फिर भी जो है वो प्राइसेस को, डिमांड एंड सप्लाई को सामने रखते हुए प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ की जाती हैं। तो अभी तो चूँकि ये इशू नहीं है, अभी सरप्लस है, तो एक्सपोर्ट की इजाज़त उसी सूरत में हुकूमत दे जब सरप्लस हो कि डोमेस्टिक मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो जो सरप्लस चीनी हम एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे रहे हैं वो विड्रॉ कर लेंगे। हमें सरप्लस हो रही है अभी चीनी की हमारी क्रॉप। वही ना मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने इजाज़त देनी है और डॉलर्स भी कमाने ज़रूरी हैं तो उसको लिंक किया जाए कि मार्केट, जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसकी प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। ठीक है,
हमें सब अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एफबीआर को ज़्यादा मतलब फंक्शनलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस वक्त की आम तरीन ज़रूरत है, हर सेक्टर में है। इसको अगर हम शामिल करें तो कितना अच्छा हमें इसका नतीजा मिल सकता है? देखिए, ये स्पेन और यूरोपियन मुल्क जो इटली वगैरह है, उनके तजर्बे ने साबित किया है कि ये मैनुअल सिस्टम जो है ना, ये टैक्स जीडीपी रेशो को 10% के इर्द गिर्द रखते हैं, और 10 यही रेशो इस वक्त पाकिस्तान की चल रही है। उन्होंने जो 10 से 20% पे जंप जो है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से रिसेंट टाइम्स में पिछले 20 साल में सिर्फ तब आई है जब टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ हुआ है। और इसी की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अब प्राइम मिनिस्टर ने जो अप्रूव किया हुआ है वो सारा इसी पे है। यानी हम 3 वैल्यू चेन्स जो हैं उनको अब डिजिटली मॉनिटर कर रहे हैं, यानी पैसों की चेन चलती है, फिर इनवॉइस की चेन चलती है, और फिर गुड्स की चेन चलती है। इन तीनों पे जब हमारी विजिबिलिटी हो जाती है तो फिर हमारा टैक्स लेना आसान हो जाता है। अभी भी हम वो मुल्क हैं जिसके अंदर तकरीबन 10 ट्रिलियन का कैश इन सर्कुलेशन है, जो कि हमारे जो M2 मनी सप्लाई हम करते हैं उसका 25% से ज़्यादा का बन रहा है। आम मुल्क, हमारे हमसाया मुल्कों में ये 10, 11, 12, 13% के करीब आ रहा है। सो हमारी ये जो कैश इकॉनमी है, इसको भी स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं इस पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं कि जी इसको डिजिटाइज़ करें, इसको प्लास्टिक मनी में कन्वर्ट करें। बहुत सारा रुपया जो है, जो हमारे कैश इन सर्कुलेशन है, वो इस तरह की ट्रांजैक्शन में बड़ा मामून साबित होता है, जिसमें टैक्स का और अदायगी के बगैर पे लोगों का लेन देन होता है। इसको भी हमने अपनी सोसाइटी के और कल्चर को भी मद्देनज़र रखते हुए अब इस तरह के इक़दाम इस वक्त एक जो है वो तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म के पास ज़ेर गौर हैं, जिसमें हम अब ये टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क ख़त्म करके हम एलिजिबल और नॉन एलिजिबल को ला रहे हैं कि एक आदमी ने जिसने टैक्स दिया हुआ है उसको, उसके बीवी बच्चों को, उसके माँ बाप को, उसको जो है वो हर चीज़ ख़रीदने की इजाज़त हो। और रफ्ता रफ्ता हम उन लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाते चले जाएंगे जिनके पास वो पैसे, वाइट मनी नहीं है, और वो फिर भी कोई चीज़ बड़ी ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। तो इसी के लिए बहुत बड़ा प्लान जो इस वक्त हम जो है मुख्तलिफ एड एजेंसीज़ जो हैं, वर्ल्ड बैंक, FCDO, इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये मैकिन्जी और जो हमारे कारंदाज की मदद से इस वक्त ग्रैंड एफर्ट एक चल रही है डिजिटाइजेशन की। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की आपने। इंशाल्लाह अगर इसी लगन के साथ और नेक नियति के साथ काम करते रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह कहा है कि शुगर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सिर्फ शुगर सेक्टर ही नहीं बल्कि जो दीगर सेक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी इकदाम हैं, ताकि मईशत को जो छोटे छोटे डैमेजेस इन चीज़ों से हो रहे हैं, इन सेक्टर से हो रहे हैं, वो ना हो। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।